हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज के क्विक रिवीजन सेशन में सभी का स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने इनको कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और साथ में आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के कोई भी क्वेश्चन आ जाएं तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को कई कॉन्सेप्ट्स में कन्फ्यूज़न रहता है, तो इन क्वेश्चंस को करने से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। ओके, तो सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस प्लेट्स इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच में किसी न्यूट्रल कंडक्टर को रख दें, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अपन देख सकते हैं यहाँ पर तो कोई चार्जेस ही शो नहीं हो रहे, यहाँ पर कोई चार्जेस शो नहीं हो रहे, तो ए का डायग्राम तो पॉसिबल नहीं होगा। ये कह रहा है कि अगर दो चार्जेस हैं, दो प्लेट्स हैं, और उनके बीच में अगर हम न्यूट्रल कंडक्टर को रख दें तो न्यूट्रल कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना। न्यूट्रल कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जब ये वाली प्लेट अगर पॉजिटिव रहेगी, ये वाली प्लेट अगर पॉजिटिव रहेगी और ये वाली प्लेट अगर नेगेटिव रहेगी, ये आप क्या रहेगी, नेगेटिव प्लेट रहेगी, तो देखो न्यूट्रल कंडक्टर में क्या होगा, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर में भी चार्जेस हैं पर वो इक्वल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस तो सारे यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव से एट्रैक्शन फील करेंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि वो इस कंडक्टर में से पास आउट होंगी पहले, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर तो जा नहीं सकती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर तो जा नहीं सकती, तो उनका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, वो थोड़ी सी राउंड हो जाएंगी, वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, इस तरह से राउंड शेप ले लेंगी, इस तरह से, और फिर वो यहाँ से निकलेंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से ये इसका डायरेक्शन बनेगा, यानी कि वो राउंड शेप ले लेंगी, थोड़ी बेंड हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस न्यूट्रल कंडक्टर के कारण। ठीक है, और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही थी वो कुछ इस तरह से ऐसे मूव करती रहेंगी। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो वो इस तरह से ऐसे मूव करती रहेंगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम रहेगा वो आपका डी रहेगा। डी करेक्ट डायग्राम है बिल्कुल, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर में भी चार्जेस होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो थोड़ी सी बेंड होकर इस कंडक्टर के ऊपरी सरफेस से पास आउट होंगी। ठीक है, यानी कंडक्टर के अंदर नहीं जाएंगी पर उसके ऊपर से निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो ये सी ऑप्शन में तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, जबकि चार्जेस तो पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ कुछ मूवमेंट शो ही नहीं हो रही, यहाँ पर एक तो इस प्लेट पे कोई चार्ज शो नहीं हो रहा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखाया है कि इस तरह से कि यहाँ से सारे चार्जेस निकल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और बी तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, बी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तो चार्जेस हैं, इस पूरी प्लेट में यहाँ पर भी तो चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर चार्जेस हैं, अगर यहाँ से यहाँ पर भी चार्जेस हैं, तो इसमें से ही पास आउट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पर पास आउट इसमें से होंगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हेमिस्फेयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली। एक हेमिस्फेयर है जो यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज एक हेमिस्फेयर बनाते हैं, उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये अपन ने एक हेमिस्फेयर बनाया और इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर ये पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज हेमिस्फेयर है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये कह रहा है डायमीटर से, डायमीटर में जो सेंटर है इसका, ये इसका डायमीटर होगा, ये इसके सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो यहाँ पर जो इसका सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा दूर, यानी कि यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट P है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है।
तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालेंगे। इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब अपन एक लाइन इमेजिन करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर अपन इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो इसके कितने कंपोनेंट्स बनेंगे? 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक तो बनेगा ये वाला कॉस थीटा, थीटा की डायरेक्शन पे है ना, E कॉस थीटा बनेगा। यहाँ पर भी इस डायरेक्शन पे ये E कॉस थीटा बनेगा, और दोनों के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे दोनों के ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स E साइन थीटा यहाँ पर आ जाएंगे, और इसका भी E साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। दोनों के साइन थीटा कंपोनेंट्स एक लाइन में हो जाएंगे। बट जबकि जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं आप देख सकते हो, अगर अपन देखें तो हेमिस्फेयर के डायमीटर से E cos थीटा के जो कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं E साइन थीटा वाले, ये एडअप हो जाएंगे। तो ये सब E साइन थीटा तो एडअप हो रहा है, ठीक है, E साइन थीटा के कंपोनेंट्स तो एडअप हो रहे हैं, जबकि जो E cos थीटा वाले हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायमीटर के बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन। अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी इजी थी बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको समझाना ज़रूरी था। वैसे इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर हाँ इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट्स भी रिजॉल्व होंगे और ये सब होगा, तो सिर्फ तुक्का लगाने से इसमें काम नहीं चलता, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता पूरा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ फोर्स की वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि फोर्स क्या होता है, QE होता है, तो वहाँ पर फोर्स भी जीरो होगा, चाहे चार्ज कोई भी हो। तो अ फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो फॉर एनी चार्ज, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर इज चार्ज एंड केप्ट आइसोलेटेड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज। देखो कोई होलो स्फीयर है तो आपने पढ़ रखा है, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है, क्योंकि चार्जेस तो सारे सरफेस पे होते हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, तो जीरो एवरीवेयर इनसाइड, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ अगर सॉलिड स्फीयर होता तो फिर अपन कुछ और इसके लिए कैलकुलेशन करते, पर हाँ अगर होलो स्फीयर है तो E इज इक्वल टू जीरो होगा अंदर। ठीक है, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस एनक्लोजेस अ डायपोल, एक डायपोल है आपका, ये -Q और ये आपका +Q। ठीक है, अब डायपोल में से क्या निकलता है, डायपोल में से फ्लक्स निकलता है, आपको पता ही है, डायपोल में से फ्लक्स पास आउट होता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, और इसको अपन ने गाउसियन सरफेस से कवर कर दिया है। अपन ने इसको किससे कवर कर दिया है, एक गाउसियन सरफेस अपन बनाते हैं और गाउसियन सरफेस से इसको कवर कर दिया है। तो अपन कोई भी गाउसियन सरफेस बना लेते हैं, अपन सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बना लेते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, अच्छा इसने स्फेरिकल कहा है, वैसे कोई मतलब फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है, एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस से कवर है, तो देखो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज से जो फ्लक्स निकल रहा है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही तो जा रहा है, यानी जितना फ्लक्स निकलेगा उतना फ्लक्स आ गया। ठीक है, जितना फ्लक्स निकला ये आउटगोइंग फ्लक्स था, जितना फ्लक्स बाहर निकला उतना फ्लक्स अंदर आ गया, क्योंकि डायपोल तो अंदर ही है, तो ये इनकमिंग फ्लक्स हो गया, यानी कि आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इनकमिंग फ्लक्स हो गया। मतलब फ्लक्स इक्वल रहेगा, यानी टोटल जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू जीरो रहेगी, तो बी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग तो जीरो, इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है,
ये चीज़ है। Which of the following statements regarding electric field lines in electrostatics is always true irrespective of the charge configuration? तो which of the following statement regarding electric field lines? तो देखो electric field lines actual trajectories of moving charges नहीं, ये moving charges की trajectory नहीं होती है, imaginary lines होती हैं. Electric field lines can intersect at any, बिल्कुल भी intersect नहीं कर सकती, ये गलत है. The tangent on electric field lines at any point gives the direction of electric field, बिल्कुल सही है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ये बिल्कुल सही है. डी गलत हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स व्हेन फील्ड इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल गलत है. ठीक है, वो क्लोज लूप्स नहीं बनाता नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में. द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन 6 का. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटिक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड बिकम चार्ज विद, इतना चार्ज उसमें आ गया कुल मिला के +3e चार्ज आ गया, +5e चार्ज आ गया, -3e चार्ज आ गया. अब देखो लैंग्वेज पे नहीं जाना, बस इन चार्जेस का सम कर लो, क्योंकि ये कह रहा है जब उनको सेपरेट कर देंगे ना तब फाइनल चार्जेस क्या होंगे. तो आपको पता है चार्ज कंजर्व्ड रहता है, तो इन सबको ऐड कर लो. 5 और 3 8 में से 3 गए, कितने बचे 5. तो टोटल चार्ज इनका 5 है. टोटल चार्ज इनका कितना है 5 है. अगर आप इन तीनों को सम कर दोगे तो +5e टोटल चार्ज था पहले सेपरेट करने से पहले. अब सेपरेट करने के बाद भी चार्ज सेम रहेगा, +5e रहेगा. तो सबका सम देख लो, इसमें से A B C D में से सब किसी का भी सम 5e आ रहा है तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ये तो हो ही नहीं सकता, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन तो गया. ए में देखो तो 5 में से 4, 5 5 10 में से 4 गए, 6 हो रहा है, इसका सम हो रहा है 6e, ये भी गलत. इसको देखा 6 और 6 12, 12 में 7 गए 5e, ये सही है, ये करेक्ट है. ठीक है, डी हो नहीं सकता, 5 और 7 12 में से 8 गए, इसका 4e हो रहा है, तो ये भी गलत है. तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड रहता है. ठीक है, तो सेपरेट करने के बाद जो चार्जेस होंगे वो +6e और -7e होंगे स्फीयर्स में. ठीक है, फाइनल चार्जेस. Eighth question, an electric dipole is placed in a uniform external electric field. Which of the following statement is correct regarding the force and torque acting on the dipole? अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हम वहाँ पर कोई डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क तो लगेगा ही ना. अगर हम उस पर डाइपोल को यहाँ रखते हैं +QE और यहाँ पर होगा माइनस का चार्ज, तो -QE, फोर्स तो लगेगा, पर हो सकता है एक जगह ज़्यादा लग रहा हो, एक जगह कम लग रहा हो, तो वो फोर्स तो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है, उनमें टॉर्क तो लगेगा. ठीक है, द डाइपोल में एक्सपीरियंस बोथ नेट फोर्स एंड टॉर्क सिमिल्टेनियसली, ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो टॉर्क भी लगेगा, फोर्स तो लग ही रहा है और टॉर्क भी लगेगा, बिल्कुल सही है. तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. 9th कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शियल लाइन और इक्वेटोरियल. तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्शियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शियल पे डाइपोल के एक्सिस पे कितना होता है 2kp/r³, और ई इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस में कितना होता है, उसका हाफ होता है kp/r³. और अगर आप दोनों का रेशियो करते हो, मतलब ई एक्शियल डिवाइडेड बाय ई परपेंडिकुलर, तो वो आ जाता है 2, क्योंकि kp/r³ से kp/r³ कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2/1, 2:1. बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. 2:1 यहाँ पर करेक्ट होगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, द चार्जेस आपको दे रखे थे Q - Q0 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q0 एट पॉइंट O इज. देखो Q0 यहाँ पर रखा है, ये Q0 है आपका. ठीक है, और यहाँ पर इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे दोनों ही A हैं, दोनों ही क्या हैं, A डिस्टेंस है. थोड़ा बड़ा बना दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है, बस समझ में आना चाहिए हमें. तो ये भी A है, ये भी A है मान लो. ठीक है, और ये चार्ज आपका Q है और ये आपका -Q है. तो देखो इस Q0 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों के कारण, इन दोनों चार्जेस के कारण, वो इक्वली रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का Q और Q ही है. भले ही वो पॉजिटिव नेगेटिव है पर मैग्नीट्यूड तो सेम है ना. तो जो फोर्स लगेगा Q0 पर वो Q0/r², R की जगह A आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस A है, A² होगा. अब नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स का जो फॉर्मूला है
ये दोनों फोर्सेस, ये जो चार्जेस हैं और जो दोनों फोर्सेस क्यू नॉट पे लगेंगे वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे रहेंगे। तो एफ नेट का फॉर्मूला लगा दो बस, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह बस 90 डिग्री रखना है और कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ आपका एफ नेट आएगा और F1 इज इक्वल्स टू F2 है और वो F के बराबर है। ओनली एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा क्योंकि वो तो ज़ीरो हो ही गया आपका कॉस 90 डिग्री के कारण। तो अंडर रूट में एफ और एफ कितना होगा, 2F स्क्वायर, और एफ आपका बाहर आ जाएगा और रूट में रूट रहेगा बस, तो रूट 2F हो जाएगा। और एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट। तो एफ नेट हो जाएगा आपका, एफ की वैल्यू कितनी है, ये ऊपर वाली, ये वाली वैल्यू उठानी है, ठीक है, के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट 2 के क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, रूट 2 के क्यू नॉट ए स्क्वायर, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रूट 2 के क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर, इट इज़ अ करेक्ट। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस आपके। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। और मेरे बाकी वीडियोस देखिए जो मैंने अभी क्लास 12 की जो क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज़ के वीडियोस बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और फॉर्मूला रिवीजन हमारा चल रहा है, तो उसको ज़रूर देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।